गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र पूरे अच्छे से डीपली अध्ययन किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, इस चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है पाचन तंत्र। कौन तंत्र? पाचन तंत्र। देखिए, सबसे पहले आपके सामने में ये सिस्टम यानी कि तंत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर सिस्टम यानी तंत्र क्या होता है, तंत्र कहते किसको हैं। तो देखिए, सिस्टम बेसिकली दो या दो से अधिक अवयव मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक डेस्कटॉप होगा, सीपीयू होगा, ठीक है, आपका माउस होगा। तो ये सारे यूनिट्स मिलकर क्या करता है, तो एक सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक ऐसे ही हमारे पाचन तंत्र में भी दो तीन अवयव मिलकर जो है पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। देखिए, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो अवयव है यानी कि अंग है वो कौन कौन से अंग है उसको देखिए। पाचन तंत्र में मेनली आपका जो है दो प्रकार का अंग जो है भाग लेता है। दो प्रकार का अंग मिलके इस पूरे पाचन क्रिया को जो है क्रियान्वित करता है। ठीक है, पहला है इसमें आहार नाल। आहार नाल और एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहला आपका क्या है, आहार नाल, इंग्लिश में उसका एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा आपका है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, पहला आपका क्या है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दूसरा क्या है, पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए आप फिर एक बार ऊपर चलिए। अब पाचन को आप समझ लीजिए कि पाचन क्या होता है। ठीक है, पाचन क्या होता है, तो पाचन बेसिकली आप एक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया होती है। ठीक है, पाचन क्या होता है, तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जटिल पदार्थ जो है टूट के क्या बनाता है, तो सरल पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, और पाचन तंत्र में जो है आपके दो अंग आपके भाग लेते हैं। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए कि आहार नाल होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट, आहार नाल होता क्या है। आहार नाल बेसिकली कुछ नहीं है, आसान शब्दों में इसको बोले तो नाल से यहां पे तात्पर्य हो जाता है नली से। किससे? नली से। आहार मतलब आपका क्या हो जाएगा, भोजन। मतलब कह सकते हैं हम कि भोजन जिस नली का अनुसरण करती है, पाचन के दौरान भोजन जिस नली का अनुसरण करती है उस नली को हम आहार नली बोल सकते हैं या आहार नाल कह सकते हैं। समझ गए? पाचन के दरमियान भोजन जिस नली का अनुसरण करती है उस नली को आहार नाल या आहार नली बोलते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, आहार नाल शुरुआत कहां से होता है हमारे बॉडी में। आहार नाल शुरुआत कहां से होता है, तो आहार नाल की जो शुरुआत होती है हमारे मुख से होती है।
किससे? मुंह से होती है। ठीक है, मुख से शुरुआत होती है ये। फिर आपकी जो है गर्दन में, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली होते हुए ये अमाशय में जाती है। अमाशय यानी कि आपका पेट। फिर आपका ये छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है, फिर आपका जो है मलाशय, फिर गुदा होके ये जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो मुख से गुदा तक की जो पाइप है, ठीक है, मुख आपकी बॉडी के अंदर, मुख यानी मुंह से लेकर के गुदा यानी पिछवाड़े तक का जो पाइप लगा हुआ है, इसी पाइप को क्या बोलते हैं? तो आहार नली बोलते हैं। समझ रहे कितना आसान है? ठीक है, ये भी देखिए, मुंह भी बाहर से खुला हुआ है, और पीछे का भी हिस्सा गुदा जो है वो भी बाहर से खुला हुआ है। तो ये पाइप दोनों तरफ से क्या हुआ है? बाहर से खुला हुआ है। ठीक है, तो आहार नाल समझ गए। अब देखिए, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 32 फीट। कितने फीट भैया? 32 फीट। कितने? 32 फीट की लंबाई होती है। समझ गए? पाचन के दरमियान भोजन जो है इसी आहार नाल में रहती है। ठीक है, जब भोजन हम लोग खाते हैं, खाने से पूरा जो मल के त्याग होने तक जो है हमारा भोजन हम इसी आहार नाल में रहता है, इसी आहार नाल में वो रुका हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब आहार नाल की संरचना देख लेते हैं कि आहार नाल में कितनी परत होती है। ठीक है, तो आहार नाल की परत देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं परत। आहार नाल कितने परतों से मिलकर बना हुआ है? तो आहार नाल आपका बेसिकली 4 परत मिलकर जो है आहार नाल का निर्माण करती है। कितने भैया? 4 प्रकार के जो परत मिलकर आहार नाल का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ से मुख से लेकर के गुदा तक की जो लंबाई है हमारे आहार नाल की, तो इसमें जो है 4 परत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला है आपका सिरोसा। सिरोसा नामक परत होता है। पहला कौन सा है? सिरोसा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, डायग्राम पे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप नाम देख लीजिए। पहला क्या है? सिरोसा। दूसरा है मस्कुलेरिस। दूसरा क्या है? मस्कुलेरिस। तीसरा है आपका सबम्यूकोसा। तीसरा क्या है? सबम्यूकोसा। और चौथा है आपका म्यूकोसा। ठीक है, ये देखिए, सिरोसा जो है आपका, ये बाहरी परत है। कौन सा परत है भैया? बाहरी परत। ठीक है, बाहरी परत सिरोसा है। उसके बाद आपको मस्कुलेरिस आएगा। मस्कुलेरिस के बाद सबम्यूकोसा आएगा, और सबम्यूकोसा के बाद जो है आपका म्यूकोसा आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि म्यूकोसा आपका आंतरिक परत है। कौन परत? आंतरिक परत। ठीक है, देखिए, अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यहां देखिए, ये आपका परत जो है, मान लीजिए ये आपका सिरोसा हो जाता है। क्या हो जाता है? सिरोसा, यानी कि बाहरी परत। ठीक है, सिरोसा हो गया। दूसरा परत जो है वो है मस्कुलेरिस। ये आपका मस्कुलेरिस का परत हो जाता है। कौन सा परत? मस्कुलेरिस का परत हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका सबम्यूकोसा का होता है। तीसरा परत मान लीजिए कि ये सबम्यूकोसा है। सबम्यूकोसा है। ठीक है, तीसरा परत क्या है? सबम्यूकोसा है। ठीक है, और सबसे आंतरिक परत क्या हो जाएगा? म्यूकोसा। ठीक है, पाइप क्या होता है? गोल ही तो होता है, तो इसकी संरचना भी हमने गोल बनाया। ठीक है, आप समझ लीजिए, समझने के लिए आपको बताया है। तो ये आपका जो होता है सिरोसा कहलाता है। सिरोसा। ठीक है, ये जो रेड वाला हमने बनाया है इसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। ठीक है, ये जो हमने ब्लू बनाया है, ब्लू जो सर्कल बनाया है, इसको आप बोल सकते हैं सबम्यूकोसा। और ये जो आपका इनर ब्लैक है उसको बोल सकते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो इसके जो अंदर जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की।
ठीक है। इस प्रकार की जो संरचना ये सब म्यूकोसा की होती है। प्लेन नहीं होता है, समझाने के लिए मैं आपको बता दिया, लेकिन ये अंदर से खुरदरी रहती है। क्या रहती है भैया? खुरदरी रहती है। ये आपका आहारनाल को अगर थोड़ा सा मान लीजिए, ये आहारनाल है, इसको हम कट कर दिए यहाँ से, तो कट करके जो पिक्चर आपके सामने आएगा वो इस प्रकार का लगभग आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि इसका जो बाहरी परत क्या होता है, तो शिरोसा कहलाता है। बाहरी परत के बाद जो उसका सेकेंड परत होता है वो मस्कुलेरिस कहलाता है। ठीक है, सेकेंड परत के बाद जो थर्ड परत है, थर्ड लेयर है, वो सब म्यूकोसा कहलाता है। और आपका जो सबसे लास्ट यानी कि आंतरिक परत है वो कहलाता है म्यूकोसा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए चलिए, आप लोग इतना समझ गए आहार नाल। अब देखिए कि हमारे जो भोजन की जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ स्टार्ट होती है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भोजन की जो पाचन की क्रिया होती है यानी आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो हमारे मुख से होती है, और मुख से ही जो है भोजन की पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। भोजन की पाचन की जो क्रिया होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से होती है। स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से। किस गुहा से? मुख गुहा से। फिर आपका जो है भोजन जो है वो आप निगलते हैं तो वो चला जाता है ग्रास नली में। किसमें चला जाता है? ग्रास नली में। ठीक है, ठीक है, ग्रास नली के बाद आपका वो चला जाता है अमाशय में। अमाशय में यानी कि पेट में। ठीक है, फिर अमाशय के बाद जो है आपका भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत के बाद जो है यहाँ पे जो है पाचन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है। ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत में पाचन की जो क्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है। ठीक है, छोटी आंत से जो आपका जो भोजन है फिर जो है वो आ जाती है बड़ी आंत में। देखिए, भोजन जो है बड़ी आंत में आ जाती है। बड़ी आंत में क्या आती है भैया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो भोजन में जो जितने भी आप लोग पानी पीते हैं या भोजन में जितने भी पानी यानी वाटर की जो मात्रा होती है वो बड़ी आंत क्या करता है? वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है यानी अवशोषण कर लेता है। अब शोषण की वाटर अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो बड़ी आंत में होती है। और फिर ये जो है जो बचा हुआ शेष भाग होता है यानी अवशिष्ट होता है उसको हम गुदा के माध्यम से, किसके माध्यम से? गुदा के माध्यम से मल त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? मल त्याग कर देते हैं। ये आपका जो है क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय यानी पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के माध्यम से हमारे मल का त्याग हो जाता है। समझ गए? एक बार इसको जो है इस पूरे स्ट्रक्चर इसको जो है डायग्राम के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं उस पर कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे हमारे बॉडी में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो बेटा मुख गुहा यानी कि इंग्लिश में बक्कल कैविटी, इसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, मुख गुहा से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। फिर ये जो है यहाँ पे दांत जो उसको कचड़ कुचड़ के मतलब टुकड़े टुकड़े करके क्या करता है? छोटा करता है। इसमें लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। लार ग्रंथि क्या करता है? भोजन को चिपचिपा करता है। ठीक है, फिर इसको जो है हम ग्रास नली यानी कि एसोफेगस में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? ग्रास नली में डाल देते हैं। ग्रास नली के बाद जो क्या होता है? भोजन अमाशय यानी कि आपके पेट में चला जाता है। किसमें चला जाता है? पेट में चला जाता है। फिर ठीक है, पेट के बाद आपका जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। किसमें? छोटी आंत यानी यहाँ पे जो छोटी आंत भोजन को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में के माध्यम से भोजन जो है फिर आपका छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हुआ छोटी आंत, उसको बोलते हैं अमाशय, ये बड़ी आंत, और ये जो है आपका ये बोलेंगे छोटी आंत। ठीक है, ये आपका गुदा, गुदा। ठीक है, देखिए
भोजन जो है हम लोग मुख गुहा से यानी कि मुंह से ग्रहण करते हैं, ये आपका हो गया मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के माध्यम से भोजन लेते हैं, फिर भोजन आता है कहाँ, तो ग्रास नली में आता है। किसमें आता है, ग्रास नली में आता है। ठीक है, फिर जो है भोजन आपका धीरे धीरे अमाशय में आता है, यानी कि पेट में आता है। क्या आता है, पेट में आता है। फिर इस पेट के से जो है यहाँ पे ऐसे करके ग्रहणी के माध्यम से जो है भोजन आपका छोटी आंत में चला आता है। किसमें आता है, छोटी आंत में चला आता है। किसमें, छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आपका पहुंच जाता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन की क्रिया जो पाचन की क्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये फिर भोजन जो है यहाँ पे बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। किसमें, बड़ी आंत में भोजन का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बड़ी आंत में भोजन का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में जो होता है भोजन में जो जल की जो मात्रा होती है, जल उपस्थित होता है, बड़ी आंत उसको क्या करता है, सौंख लेता है। ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। बड़ी आंत से भोजन जो है, बड़ी आंत से भोजन ऐसे करके फिर जो है आपका आता है यहाँ पे मलाशय में जमा हो जाता है। इसको बोलते हैं मलाशय, मोलाशय। ठीक है, और मलाशय के बाद जो है भोजन जो है गुदा के माध्यम से जो है बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं मल त्याग। क्या बोलते हैं, इस क्रिया क्या बोलते हैं, मल त्याग। मल त्याग एक ऐच्छिक क्रिया है। देख लीजिए, मल त्याग, मल त्याग क्या है, मल त्याग क्या है, तो ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। क्या है, मल त्याग क्या है, तो एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, मान लीजिए आप व्हीकल से ड्राइव करते हुए या ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है जोर से लग गया। ठीक है, जोर से लैट्रिन लग गया। उसको क्या, मल को क्या बोलते हैं हम लोग, लैट्रिन। तो जोर से लग गया। मान लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है अभी किसी बस्ती से या किसी शहर से जो है गुजर रही है, तो उस स्थिति में आप मल त्याग तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपके गाड़ी में टॉयलेट हो तो अलग बात है, अगर नहीं हो, कार हो उसमें टॉयलेट नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, उसको रोक के रखेंगे। ठीक है, जैसे या रोक के रखेंगे जब तक कि पब्लिक शौचालय नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आपको पब्लिक शौचालय मिलने तक क्या करना पड़ता है, उसको रोक के रखना पड़ता है। यानी कि आप पे, आपका जो है उस पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, और जिस पे नियंत्रण होता है उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग ऐच्छिक क्रिया। ये पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे जब मसल्स पढ़ा रहे थे। आहार नाल का एक डायग्राम है। ठीक है, जिसको मैंने बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी जो पेट की संरचना होती है, आपकी जो अंदर यहाँ से लेके यहाँ पीछे तक का जो संरचना होती है कुछ इसी प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। ठीक है, क्योंकि ये जो मुख है यहाँ भोजन कैसे पचता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा का जो इंग्लिश होता है वो बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, मुख गुहा, इंग्लिश बक्कल कैविटी। ठीक है, देखिए कैविटी किसको बोलते हैं या गुहा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो गुहा बोलते हैं खाली जगह को। ठीक है, खाली जगह को गुहा बोलते हैं। मुख तो आप समझते ही हैं, ये मुख, और इसके अंदर जो खाली जगह है, एक खाली जगह है ना आपके मुंह में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। ठीक है, चलिए मुख गुहा में जो है आपके कौन कौन से अंग होते हैं, मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन से आपके अंग आते हैं उसको देखिए एक बार। ठीक है, तो मुख गुहा के जो आपके मुख गुहा के अंतर्गत जो है आपका पहला दांत आएगा। क्या आ जाएगा, दांत यानी कि तीत, तीत आएगा। दूसरा आपका जीभ आएगा, टंग्स। तीसरा आपका 3 जोड़ी लार ग्रंथि आता है, 3 जोड़ी लार
ग्रंथि, ठीक है। 3 जोड़ी आपका जो है लार ग्रंथि इसके अंतर्गत जो है आता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब दांत से स्टार्ट करते हैं, तिथ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तिथ पढ़ते हैं। देखिए तिथ यानी कि जो अध्ययन है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। आप लोग अगर किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे जो तिथ के विशेषज्ञ हैं, लिखा होगा कि ओडोंटोलॉजिस्ट, ठीक है, डैश कुमार ओडोंटोलॉजिस्ट लिखा रहता है कि नहीं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दांत तो सबसे पहले है कि दांत का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है। तो दांत के निर्माण में सबसे जो अहम भागीदारी है वो है कैल्शियम की। कैल्शियम की जो है इसमें अहम भागीदारी है। किसकी? कैल्शियम की इसमें अहम भागीदारी है, ठीक है। अब देखिए कि दांत की जो है संरचना देख लेते हैं कि इसके दांत के निर्माण में जो तत्वों की संरचना है उसको देखते हैं। देखिए दांत के जो निर्माण में मुख्य भूमिका है वो कैल्शियम फॉस्फेट की जो इसमें मात्रा होती है, दांत के निर्माण दांत में जो है कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा लगभग 85% होती है। कितनी होती है? 85% जो है कैल्शियम फॉस्फेट रहता है हमारे दांत में, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया पहला। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होता है वो होता है लगभग 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है कैल्शियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है, कैल्शियम क्लोराइड व अन्य जो इसमें पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ जो पाए जाते हैं, कुल मिला के कितना होता है? तो 5% होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके संरचना, इसके तत्वों की संरचना देख लीजिए। तत्वों का जो तत्व आपस में मिलकर दांत का निर्माण किया है, दांतों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी मात्रा कितनी है? तो 85% है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी मात्रा 10% है। तीसरा आपका कैल्शियम क्लोराइड, वो अन्न में है आपका 5% इसकी मात्रा है। समझ गए? देखिए दांत की संरचना देखते हैं, दांत की संरचना कैसी होती है। देखिए दांत की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग यानी कि दांत के ऊपर जो है एक कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है, कवर है। ये कवर, इस कवर को बोलते हैं एनामेल। एनामेल, ठीक है। और ये जो अंदर जो है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग को डेंटाइन, और उसके ऊपर जो परत है उसको बोलते हैं एनामेल। एनामेल जो है शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। कौन? एनामेल। ये सबसे कठोरतम भाग है, कठोरतम भाग है। कौन? एनामेल। समझ गए? एनामेल का जो निर्माण हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। किससे हुआ है भैया? कैल्शियम फॉस्फेट। एनामेल में कौन तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। एनामेल जो है हमारे पूरे बॉडी का सबसे मजबूत भाग है, ठीक है। और ये क्या करता है? एनामेल दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है।
क्या करता है, दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एनामेल, अगर हमारा दांत मजबूत नहीं होगा तो क्या हम चिकन के जो हम लोग कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या करता है, हड्डी वड्डी सहित खा जाता है, चिकन उकन जब खाता है तो क्या करता है, हड्डी वड्डी सहित खा जाता है, तो क्या हम हड्डी को चबा पाएंगे, नहीं चबा पाएंगे। अमरूद, कच्चे अमरूद को हम खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। मतलब ठोस कोई चीज हम लोग खा लेते हैं तो उसको नहीं खा पाएंगे अगर दांत हमारा मजबूत नहीं रहा तो, ठीक है। तो दांत में जो है, दांत में दो स्तर पाया जाता है। पहले स्तर को डेंटाइन बोलते हैं, दूसरे स्तर को एनामेल बोलते हैं। एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो कभी कभी देखते होंगे किसी का दांत में जो है छोटा छोटा टुकड़ा, व्हाइट टुकड़ा जो है निकलते रहता है टूट टूट के, तो इस क्रिया को बोलते हैं क्षरण, दांतों का क्षरण, ठीक है, दांतों का क्षरण, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कि दांत का कोई टुकड़ा टूट के बाहर आ रहा है, ठीक है, टूट फूट हो रही है दांत में, तो उसको क्या बोलते हैं, दांतों का क्षरण। तो इसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेवार है, देखिए दांतों के क्षरण के लिए, दांतों में क्षरण के लिए फ्लोरीन जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, तो फ्लोरीन। ये चोट्टा की वजह से जो है दांतों में क्या होता है, क्षरण होता है, यानी दांत हमारा टूट फूट जाता है। दांत ऊपर का ऊपरी भाग यानी एनामेल क्या होता है, तो टूट फूट जाता है। अगर एनामेल टूट गया तो जो आपका डेंटाइन होता है ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है। तो ये डेंटाइन किसी भी चीज को जो है चबा नहीं सकता है, ठीक है, इसमें दर्द शुरू हो जाता है। जब डेंटाइन में कोई चीज प्रवेश कर जाता है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो आपके दर्द का कारण क्या है कि आपका जो एनामेल है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें छिद्र हो गया है, ठीक है। तो आपके जो दांत में यानी डेंटाइन वाले भाग में जो है कुछ जो है या ऑक्सीजन का हो या भोजन का अन्न का जो दाना है वो प्रवेश करता है तो आपके दांत में दर्द होता है, समझ रहे हैं। चलिए, और उसके लिए आपके दांतों में क्षरण के लिए कौन जिम्मेवार है, तो फ्लोरीन, यही छोटा जिम्मेवार है, ठीक है। इसको देखिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप वाटर इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरीन कैसे लेते हैं हम लोग, तो पानी के माध्यम से ही से ही तो हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का जो स्रोत है वो वाटर है। अगर आपका वाटर, आपके क्षेत्र के पानी में फ्लोरीन की मात्रा है तो पक्का आपका जो एनामेल है वो टूट फूट जाएगा, और एनामेल टूटेगा तो आपके दांतों को यानी डेंटाइन को सुरक्षा देने वाला कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको आपके दांत में दर्द रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कुछ दांत से संबंधित इंफॉर्मेशन। मानव जीवन काल में उत्पत्ति के आधार पे, दांत के जन्म के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं मानव जीवन काल में, ठीक है। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डायफायोडोंट और एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं मोनोफायोडोंट। डायफायोडोंट और मोनोफायोडोंट किसको क्या बोलते हैं, हमारे जीवन काल में, मानव जीवन काल में दांत दो बार जन्म लेता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दांत टूट जाता है और फिर से वो दांत जो है जन्म लेता है। तो दांत के जन्म लेने के आधार पे दांत को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने तीत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, डायफायोडोंट और मोनोफायोडोंट, ठीक है। डायफायोडोंट का मतलब होता है कि वो दांत जो दोबारा जन्म लेता है, ठीक है। क्या होता है, दोबारा जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेता है, वैसे दांत को हम डायफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे दांत जो दोबारा जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट। इसके अंतर्गत आपका जो है दूध का दांत आ जाता है, दूध का दांत। कौन दांत, दूध का दांत यानी मिल्क टीथ, ठीक है। जो बचपन, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो 1 साल या 1.5 साल के बाद उसमें जो दांत क्या होता है, जन्म लेने लगता है, ठीक है। और वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो 13 या 14 वर्ष की अवस्था में उसका जो है दांत, कुछ दांत जो है टूट के पूरी तरह से टूट जाता है, उसके स्थान पर नया दांत का जन्म होता है, ठीक है। दांत की जो टूटने की क्रिया होती है वो आपका 7 या 8 वर्ष से शुरू हो जाता है,
7 या 8 वर्ष से बच्चे का जो दांत होता है, टीथ होता है, टूटना शुरू हो जाता है। और यह प्रक्रिया आपको 12 से 13 वर्ष तक चलती रहती है। कितने? 12 से 13 वर्ष तक जो है दांत जो है पूर्ण रूप से टूट चुका होता है, उसके जगह पर नया दांत जन्म ले चुका होता है। इस प्रकार के दांत को क्या बोलते हैं? डायफायोडंट। ठीक है, डायफायोडंट। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 20। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। दूध की दांत की संख्या कितनी होगी? तो 20। ये सब जो रेलवे जो ग्रुप डी का जो है क्वेश्चन होता है, रेलवे का चाहता क्वेश्चन है ये सब, पता है? रेलवे ग्रुप डी हो या किसी भी एग्जाम में होता है तो ये आपको बहुत ज्यादा पूछता है। अगर साइंस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर उठा के दे देता है रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब टॉपिक। ठीक है, तो डायफायोडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब देखिए मोनोफायोडेंट। ठीक है, मोनोफायोडेंट वैसे दांत को बोलते हैं जो एक ही बार जन्म लेता है। ठीक है, एक ही बार जो है जन्म लेता है, वैसे दांत को क्या बोलते हैं? मोनोफायोडेंट। ठीक है, ये क्या होता है? एक बार जन्म होता है इसका। किसका? एक बार जन्म होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखते हैं? अकल दांत। अकल के दांत यानी विजडम टीथ। इंग्लिश में विजडम टीथ को मोनोफायोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मोनोफायोडेंट बोलते हैं। किसको? विजडम टीथ को। इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए दोनों प्रकार के दांत को। अब देखिए कि जो मानव जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है कि मानव जीवन काल में यानी संपूर्ण मानव जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो कुल संख्या जो आपका पूछेगा, कुल संख्या जब भी पूछेगा कुल संख्या, तो आपका हो जाएगा 52 यानी कि 52। संपूर्ण मानव जीवन काल में दांतों की संख्या होती है 52। वो कैसे? वो देखिए पहली बार जो दूध का दांत है वो तो 20 था। ठीक है, 20 जन्म लेता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे टूट जाता है। ये सारे दांत टूट जाते हैं, दूध के दांत तो टूट जाता है, वो पता है सबको। तो दूध के दांत टूटने के बाद फिर से उसी स्थान पर नया दांत आता है कि नहीं? आता है। ठीक है, नया दांत आया तो 20 दूध का दांत, अब 20 फिर नया आया तो 20 40 हो गया। अब मोनोफायोडेंट कभी टूटता ही नहीं है, एक बार जन्म लिया तो ले लिया। ठीक है, इसकी संख्या होती है 12। तो 20 + 20 + 12 कितना होगा? 52 नहीं होगा, ये 52 होता है। समझ गए? तो मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होगी? तो 52 होगी। चलिए अब देखते हैं दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, लिख देते हैं दांतों के प्रकार। देखिए दांत जो है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक देखिए, एक को पहला है आपका इंसिजर। इंसिजर इसको आई से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका कैनाइन, इसको सी से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका प्रीमोलर, इसको पी एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चौथा है मोलर, इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई सी पी एम। ठीक है, तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 3-4 बार हमारे साथ बोलिए, आपको जो ये नाम है दांतों के सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसिजर को हिंदी में कृतक बोलते हैं। कृतक। ठीक है, कैनाइन को जो हिंदी में है रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। ठीक है, प्रीमोलर को जो है चवर्णक बोलते हैं। सॉरी, प्रीमोलर को अग्र चवर्णक बोलते हैं। अग्र चवर्णक।
और मोलर को जो है चवर्णक बोलते हैं या पश्चवर्णक। ठीक है, ये देख लीजिए हिंदी में कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हिंदी थोड़ा सा जटिल लग रहा है कि नहीं आपको? हिंदी नाम थोड़ा जटिल है, तो आप इंग्लिश में इसको याद रखिए कि इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPMM। ठीक है, ICPMM, या इसको आप ट्रिक में जो आप देख लेंगे, ट्रिक जो है आपका, जो ट्रिक है वो आप देख लीजिए ICPM। तो ट्रिक क्या हो जाएगा? ICPM, यानी IC मैंने देखा PM, किसको? मैंने देखा, ICPM, तो ICPM। ठीक है, चल देखिए अब हम लोग इंसिजर देखते हैं। ठीक है, इंसिजर किसको बोलते हैं, कैनाइन किसको बोलते हैं, प्रीमोलर किसको बोलते हैं और मोलर किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। इंसिजर जो दांत का जो ये भाग, ये है 4 नीचे और 4 ऊपर, आगे वाला भाग जिससे हम रोटी को काटते हैं, इसको बोलते हैं इंसिजर। क्या बोलते हैं? इंसिजर, यानी कृतक। ठीक है, तो इंसिजर का जो काम होता है वो क्या होता है? भोजन को काटने का काम करता है। काटने का क्या काम करता है? काटने का काम कौन करता है? तो इंसिजर करता है। ठीक है, इंसिजर। अब देखिए कि ये हमारे नाक के जस्ट नीचे है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नाक के जस्ट नीचे है ये दांत। देखिए यहाँ है ना, नाक के जस्ट नीचे 4 दांत है, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हैं? 8। तो नाक के जस्ट नीचे वाले दांत को क्या बोलेंगे? इंसिजर बोलेंगे। ठीक है, इसको नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे है, इसलिए इसे नोज टीथ बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। समझ गए? ये जो इंसिजर जो होता है, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर में जो इंसिजर होता है, शाकाहारी जानवर में जो इंसिजर होता है वो चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, और मांसाहारी जानवर में क्या हो जाएगा? इंसिजर, मांसाहारी जो जानवर में इंसिजर क्या हो जाएगा? तो पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला। ठीक है, शाकाहारी जानवर की तुलना में जो है मांसाहारी में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जैसे आप लोग घोड़ा का दांत देखिएगा, ठीक है, गाय का दांत देखिएगा, तो ये आगे वाला जो दांत है वो काफी चौड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, और वैसे शेर का दांत देखिएगा या कुत्ता का देखिएगा तो आगे वाला जो दांत है, ये दांत 4, ये क्या होता है? तो पतला होता है। समझ गए? तो शाकाहारी जानवर में इंसिजर क्या होगा? चौड़ा होगा, मांसाहारी में पतला होगा। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए अब देखिए कैनाइन, दूसरा है कैनाइन, हिंदी रदनक, कैनाइन। देखिए इंसिजर के बाद, ठीक है, इंसिजर के बाद ये जो नोकीला दांत है, ये और ये दोनों साइड देखिए, ये दांत 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 इधर से छोड़ दीजिए। मान लीजिए बीच में ये है, ठीक है, तो 2 इस दांत को छोड़िए और 2 इस दांत को छोड़िए। ये जो दांत होगा आपका, ये नोकीला दांत, ठीक है, आप देखिए भूत में जो ये दांत होता है ये निकल जाता है, भूतनी का क्या होता है? दांत, ये निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैनाइन निकलता है। ठीक है, कैनाइन क्या होता है? कैनाइन निकलता है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है, बीच से फाड़ देता है। जैसे कुल्हाड़ी की लकड़ी को बीच से नहीं फाड़ देता है, ठीक है, वैसे ही क्या करता है ये कैनाइन? भोजन को फाड़ने का काम करता है। ठीक है, ये इंसिजर के बाद जो होता है वो होता है 2 इंसिजर इधर से और 2 इंसिजर इधर से, बीच से अगर लेते हैं, मान लीजिए ये बीच है तो 2 इधर से रख लीजिए, 2 इधर से रख लीजिए, तो तीसरा दांत होगा आपका वो कैनाइन कहलाएगा। ठीक है, काम क्या है? तो भोजन को फाड़ने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। ठीक है, मांसाहारी जानवरों में जो होता है ये होता है बहुत नुकीला होता है। मांसाहारी में क्या हो जाएगा? नुकीला हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी नुकीला हो जाता है। शेर और को देखे है ना, शेर का कैसे ये निकला होता है, कुत्ता कैसे निकला होता है। ठीक है, तो शेर हो, कुत्ता हो, ठीक है, तो
तो उन सबों में क्या होता है, या लोमड़ी है, उन सबों में जो आपका कैनाइन होता है वो बहुत ही नुकीला होता है। ठीक है, जैसे से अगर ये नुकीला अगर कैनाइन नहीं होगा तो मान लीजिए कोई जानवर को अपने शिकार को पकड़ा, ठीक है, तो कैनाइन उसमें क्या करता है, वो चुभा देता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, चुभा देता है, तो आप भाग नहीं सकता है कोई जानवर, तो जानवर उसमें फंस जाता है। ठीक है, इसीलिए भगवान ने उसको मतलब मांसाहारी जानवर को जो है कैनाइन जो है थोड़ा सा नुकीला दिया। ठीक है, देखिए इसकी जो संख्या की बात करें तो कैनाइन की संख्या 4 होती है। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या हो जाती है कितना, 4, यानी कि 4। ठीक है, 4, 2 ऊपर, ठीक है, देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये देखिए ये आइज के जस्ट नीचे है, क्या है, आई के आंख के जस्ट नीचे है, ये आंख के सामने पड़ता है। ये जो आपका कैनाइन है, रत्नक है, वो आंख के सामने पड़ता है। ठीक है, आंख के सामने पड़ने के वजह से इसका नाम, इसको जो है आइज तिथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइज तिथ। ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड एक भूतनी है, ठीक है, तो उनकी पहचान आप कैनाइन से कर सकते हो, उसका कैनाइन बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपका बॉयफ्रेंड भी एक भूत है तो उसका कैनाइन जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, भूतों से दूर रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए तीसरा है आपका प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, देखिए अग्र चवर्णक, इसका जो काम है, कार्य है, वो भोजन को चबाना है। क्या करना है, चबाना है, चबा के उसको छोटा करना है। ठीक है, तो प्रीमोलर का काम है भोजन को चबाना। ठीक है, ये तिथ, ये जो गाल है, गाल के नीचे, गाल के सामने पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे चिक तिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिक तिथ इसको बोलते हैं। ठीक है, संख्या की बात करें तो ये 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कि टोटल 8 होता है। संख्या कितनी होती है इसकी, 8 होती है। ठीक है, बच्चों में जो होता है, बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रीमोलर ये जो आपका कैनाइन के बाद वाला जो दांत है, जैसे ये कैनाइन है और ये जो प्रीमोलर 2 दांत दिख रहे हैं, ये और ये प्रीमोलर है। ठीक है, ऐसे ही 2 होगा इधर, 2 इधर, 4, फिर 2, देखिए ये जो निकला डांट है ये, और इस वाले डांट को, तो प्रीमोलर जो है वो आपका 8 हो जाता है। 2 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो प्रीमोलर का काम क्या है, भोजन को चबाना। ठीक है, इसको चिक तिथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मोलर यानी कि चवर्णक। ठीक है, मोलर मोलर का जो काम है वो है भोजन को चबाना। ये भी चबाने का काम करता है। क्या करता है, चबाने का काम करता है। कौन, तो मोलर। ठीक है, दूसरा इसको विजडम टिथ यानी अकल दांत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विजडम टिथ। इसको क्या बोलते हैं, तो विजडम टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकल दांत, अकल दांत। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो ये 12 होती है। 6 ऊपर और 6 नीचे, कितनी होती है, 12। एक साइड जो होगा आपका दांत, मान लीजिए इधर से अगर इधर का देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये हमारा बीच हुआ, ये बीच है, तो इधर का जो जितना इधर का जो दांत होगा तो उसमें मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3। ठीक है, 3 हो जाएगी।
ठीक है। बच्चों में जो होता है, जब बच्चा होता है, ठीक है, बच्चों में जब दांत, बच्चा मतलब क्या, बाल्यावस्था, यानी अगर ये 12, 13, 14 वर्ष का जो होता है, 14 वर्ष का, तो उसका जो अंतिम का जो मोलर होता है, ठीक है, अंतिम का जो मोलर होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो 3 मोलर पाया जाता है एक साइड और 3 मोलर है, तो 3 मोलर में जो आपका सिर्फ 2 मोलर पाया जाएगा, 1 मोलर नहीं पाया जाता है बच्चों में, ठीक है। ये हो गया आपका दांत। दांत के प्रकार हो गया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे भी हम लोग दांत को देख लेते हैं, देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है समझ लीजिए, स्ट्रक्चर तो वैसा नहीं है लेकिन समझ लीजिए आप लोग कि क्या होता है। देखिए आपको बताए थे कि जो आगे वाला जो 4 दांत है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दांत, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंसिजर, ठीक है। इंसिजर, इंसिजर के जस्ट बगल वाला दांत, ये जो कुछ नुकीला है, देखिए इंसिजर के जस्ट बगल वाला दांत ये क्या है, ये नुकीला है, इसको बोलते हैं क्या, ये दोनों तरफ है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैनाइन, ठीक है। ये जानवरों में क्या होता है, ज्यादा नुकीला होता है। मनुष्य में भी नुकीला होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मांस को काटने या चिरने फाड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है, ये कैनाइन। फिर देखिए आपका प्रीमोलर, ठीक है। कैनाइन के बाद क्या है, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 नीचे, 2 इस साइड और 2 इस साइड, 2 2 4 और 4 ऊपर में, 2 इधर 2 इधर। तो ये आपका हो गया आपका प्रीमोलर, क्या, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो प्रीमोलर के बाद हो जाएगा आपका फिर से मोलर हो जाएगा, ठीक है। प्रीमोलर के बाद आपका क्या हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। प्रीमोलर के बाद आपका मोलर, ये देखिए 1 2 3, इधर भी 3, 1 2 3, इधर भी और इधर भी 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर, ये हो गया मोलर, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये इंसिजर, ये आपका कैनाइन, ठीक है, ये आपका प्रीमोलर और मोलर, समझ गए। देखिए अब दांत सूत्र देख लेते हैं, डेंटल फार्मूला। दांत सूत्र यानी कि डेंटल फार्मूला, दांत सूत्र। दांत सूत्र जो है, दांत सूत्र में जो है पूरे दांत का 1/4 भाग दर्शाया जाता है, ठीक है। 1/4 भाग दर्शाया जाता है, पूरे दांत का 1/4 हिस्सा ही दांत सूत्र में दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले दोनों तरफ जो ऊपर नीचे के दांत, ऊपर नीचे का जो दांत होता है उसको फॉर्मूला में देख लेते हैं, ठीक है। तो दांत कौन कौन है, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। नीचे में भी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इंसिजर की संख्या कितनी होगी, तो 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आधे ही दर्शाते हैं। किसको करते हैं, आधा दर्शाते हैं, आधा ऊपर में दर्शाएंगे, आधा नीचे वाले को दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहां से इधर वाले को दर्शाएंगे, इधर वाले को दिखाएं, तो ऊपर वाले जबड़े में जो जितना दांत है उसको आधा ऊपर दर्शाएंगे, ठीक है। नीचे वाले जबड़े में जितना दांत है उसको आधा हम लोग नीचे दर्शाएंगे, ठीक है। तो इंसिजर कितना है, ऊपर में 4 है, उसको आधा दर्शाएंगे तो 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इंसिजर 2 आधे में 2 ही है ना। फिर देखिए एक भाग में लेके कैनाइन 2 है, तो इसका आधा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। प्रीमोलर कितना है, तो 4 है ऊपर में, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मोलर ऊपर में कितना है, ये वयस्क का बन रहा है, ठीक है, वयस्क का डेंटल फार्मूला है। और मोलर कितना है, तो 6 है, एक तो एक साइड में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर देखिए नीचे में भी आपका इंसिजर 2 हो जाएगा, ठीक है, कैनाइन 1 हो जाएगा आपका, और प्रीमोलर 2 और मोलर 3 हो जाएगा। तो 2 1 2 3 आपका जो है ये डेंटल फार्मूला बनता है, ये वयस्क का होता है, वयस्क का, ठीक है।
आप लोग बच्चों का जो बच्चा का डेंटल फॉर्मूला देखिए, चाइल्ड का, बच्चा में देखिए, बच्चा में आपका इंसिजर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, कैनाइन 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कि प्री मोलर इसमें कितना होगा। बच्चों में जो होता है प्री मोलर होता ही नहीं, प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर का जो लास्ट वाला दांत होता है, अंतिम तीसरा दांत, वो नहीं होता है। तो मोलर कितना होगा, 2 ही होता है, एक साइड में 2 ही होता है। और फिर नीचे में वही होगा, इंसिजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर नहीं होगा, और मोलर संख्या 2 होगा। और बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला पूछेगा तो आपका ये होगा, ठीक है, ठीक है, आपका ये होगा 2 1 0 2 2 1 0 2, ये आपका बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होगा। और वयस्क का 2 1 2 3, नीचे 2 1 2 3, ठीक है, ये आपका वयस्क का डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दांत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। देखिए पक्षी जो होता है, बर्ड्स का जो चोंच होता है वो एक्चुअली दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। क्या होता है, चोंच जो होता है दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। ये हुआ फैक्ट नंबर 1। दूसरा, हाथी के बाहर जो आप देखते होंगे इस प्रकार से दांत निकला रहता है, इस प्रकार से दांत हाथी के बाहर, ठीक है, हाथी के जो बाहर दांत निकला होता है वो इंसिजर का ही सेकंड दांत होता है, ठीक है। इंसिजर का क्या होता है, सेकंड दांत। यानी कि मान लीजिए कि ये मतलब मेरा बीच का भाग है, ये इंसिजर और ये इंसिजर, 2 इंसिजर, तो ये इंसिजर नहीं, ये सेकंड वाला इंसिजर जो होगा, जो कैनाइन के बगल में है, ये इंसिजर ही निकला होता है हाथी के दांत में, ठीक है। तो इंसिजर निकला होता है हाथी के दांत में, कौन, हाथी का जो बाहरी दांत होता है क्या होता है, सेकंड इंसिजर होता है। क्या होता है, सेकंड इंसिजर होता है। क्या होता है, सेकंड इंसिजर ही निकला होता है, जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है, इनसे सेकंड इंसिजर होता है, समझ गए। तीसरा जो फैक्ट है, कुछ जानवरों में, ठीक है, कुछ शाकाहारी जानवरों में, ठीक है, जैसे आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, इसकी जो ऊपरा जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा में तिथ नहीं होता है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा में तिथ नहीं होता है। आप लोग देखिएगा, आपके यहाँ अगर गाय भैंस है तो आप लोग देखिएगा कि ऊपरी जबड़ा में दांत होता ही नहीं है, ठीक है। चौथा फैक्ट जो है, स्तनधारी में, ठीक है, सर्वाधिक दांत जो होता है घोड़ा और सुअर में होता है। किसमें, घोड़ा और सुअर में। देखिए घोड़ा एंड सुअर, घोड़ा और सुअर में दांतों की संख्या कितना होता है, 44 होता है। कितना होता है, 44। घोड़ा ही घोड़ा स्तनधारी ऐसा स्तनधारी जानवर है इसके ऊपरी जबड़े में भी दांत होता है। घोड़ा के ऊपरी जबड़े में भी दांत होगा, निचले जबड़े में भी, ठीक है। बल्कि गाय और भैंस के ये सब जो जानवर है उसके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है। देखिए पांचवा फैक्ट जो है, मच्छर में जो दांतों की संख्या होती है, ठीक है, वो 47 होती है। मच्छर में दांत की संख्या कितनी, 47। आप लोग को लगता होगा कि एक तो एक इंजेक्शन जो दे देता है मच्छर दबाक से, कितने दांत होते हैं उसके, 47। एक तो इतनी सा होता है उसमें, अब उसके अंदर 47 दांत, सोचिए कितना छोटा होगा कि, ठीक है, कितना उसका दांत सूक्ष्म है कि फटाक से हमारे जैसे ही बेटा फट से जो है स्किन के नीचे घुसा देता है, ठीक है, और खून चूस लेता है, उड़ जाता है। तो उसके अंदर जो है 47 दांत पाया जाता है। छठा फैक्ट जो है, हमारी गौ माता और भेड़ के में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बताइए आप। गाय एंड भेड़ में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। कितनी होती है, 32, यानी कि 32 होती है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए। बर्ड्स में दांत, चोंच जो है दांतों का ही रूपांतरित भाग है, ठीक है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है कुछ इस प्रकार से, वो क्या होता है, हाथी का सेकंड इंसिजर होता है, ठीक है। सेकंड इंसिजर ही बाहर निकला होता है ऐसे करके सूंड के बगल से, ठीक है, ऐसे करके। अभी या फोटो देख लीजिए आप लोग, हाथी का कैसे जो दांत है निकला हुआ है, ठीक है। तो सेकंड इंसिजर ही निकला हुआ होता है, ठीक है। दूसरा है जो जैसे कुछ स्तनधारी है, ठीक है, कुछ स्तनधारी जो है उसके ऊपरी जबड़े में
ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते, जैसे आपका हो गया गाय, भैंस, ठीक है। घोड़ा एंड सुअर में आपको जो है दांत सर्वाधिक संख्या में मिलती है देखने को। घोड़ा और सुअर में दांत सर्वाधिक संख्या में, कितनी संख्या में बात करें तो 44 यानी कि 44, ठीक है। मच्छर में 47, भेड़ और गाय में 32 दांत पाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।